को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। गोरा उपन्यास जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। मूलतः यह जो उपन्यास है वो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। यहाँ ये हम इसका अनुवाद यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि मनोज पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनुवाद करने वाले का नाम यहाँ पर नहीं दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये मौलिक उपन्यास है। वास्तविकता तो ये है कि टैगोर जी ने अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। हिंदी में उन्होंने कोई रचना लिखी नहीं है। इसका प्रकाशन जो है 1909 में हुआ है और इस उपन्यास का मैं बता चुकी हूँ मनोज प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित है और हिंदी में उन्होंने नहीं लिखा है। और यहाँ हम उसकी समीक्षा की बात करते हैं तो 6 मुख्य बिंदु होते हैं समीक्षा, किसी भी उपन्यास की समीक्षा करने के लिए, जिसमें से कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन्हीं तत्वों के आधार पर किसी भी उपन्यास का हम विवेचन करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कथानक होता है। कथानक बताने से पहले मैं आप सबको इसके पात्र योजना के बारे में बताना चाहूँगी ताकि आपको ये जो इसका कथानक है या कहानी है वो स्पष्ट हो जाए। सबसे पहले यहाँ 2 समानांतर कथाएं चलती हैं। एक में जो मुख्य व्यक्ति हैं वो कृष्ण दयाल जी हैं। कृष्ण दयाल जी हैं और इनकी पत्नी का नाम है आनंदमयी। ये सनातनी हिंदू हैं, हिंदू कट्टर हिंदू इनको हम कह सकते हैं। आनंदमयी उनकी पत्नी है लेकिन स्वभाव से और स्वतंत्र विचारों की वो है। उन्हें एक आयरिश दंपत्ति जो कि 1857 में एक बच्चे को जन्म दे करके खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और उसका ये पालन पोषण करते हैं जो कि इसका हीरो है जिसका नाम गोरा है और इसी के गौर मोहन उसका पूरा नाम है और इसी के चारों तरफ ये पूरा का पूरा उपन्यास घूमता है। एक इसमें जो प्रसिद्ध चरित्र है, दूसरी विनय जो कि दोस्त है, एक अविनाश और एक विनय, 2 दोस्त बताए गए हैं जिसमें से विनय का जिक्र पूरे के पूरे उपन्यास में है। गोरा के दोस्त है ये। दूसरी जो समानांतर कथा की मैंने बात करी है वो है परेश बाबू जिनकी पत्नी का नाम है वर्धा सुंदरी। इनके 3 लड़कियां हैं, लावण्या, ललिता और लीला। यहाँ मैं स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। ललिता स्वतंत्र विचारों की है और विनय से इसका प्रेम हो जाता है। ललिता, यहाँ मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दूंगी। जो परेश बाबू हैं उनके एक मित्र होते हैं रामशरण बाबू जो कि मरणासन पर अपने 2 बच्चों को सौंप के जाते हैं परेश बाबू को, जिसका नाम है राधा रानी या उसको हम इस उपन्यास की नायिका है सुचरिता, जो कि गोरा इससे प्रेम करते हैं और पहले इसको मन ही मन सुचरिता भी प्रेम करती है लेकिन अंत में इनका विवाह हो जाता है। इसका दूसरा बच्चा है सतीश रामशरण जी का और वो अपनी संपत्ति और पूरी जिम्मेदारी परेश बाबू को दे करके जाते हैं।
और जो परेश बाबू है वो ब्रह्म समाज को मानने वाले हैं। और जो वरदा सुंदरी है वो कभी भी इन बच्चों को देख करके खुश नहीं होती हैं। साथ साथ एक हरी मोहिनी जो कि सुचरिता की ही मौसी जी हैं, इनको ही ये जब परेश बाबू देखता है कि वरदा सुंदरी इनको देख करके खुश नहीं है, वो अपने ही भाई जो आरान बाबू है उससे सुचरिता का विवाह करना चाहती है और उसे ब्रह्म समाज की दीक्षा लेने के लिए मजबूर करना चाहती है। तो ये सब देख करके जो परेश बाबू को जो उसके दोस्त राम शरण जी इसको अपनी संपत्ति दे के गए थे। कलकत्ता में 2 मकान वो उनको दे के गए थे जो उसने किराए पर चढ़ा रखे थे। अब एक एक मकान जो है वो सुचरिता और उसके भाई को दे देता है और उनको अलग रहने के लिए कह देता है। अब सुचरिता जो है अलग रहती है, लेकिन वो बहुत ही अपने विचारों से सुलझी हुई स्त्री के रूप में यहाँ दिखाई गई है। आइए, अब मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें, बहुत सारे चरित्र हैं इसमें जो जिनको यहाँ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। गोरा जो है कि आयरिश दंपत्ति की संतान है, लेकिन जो कृष्ण दयाल जी और उनकी पत्नी आनंदमयी उसको अपने बेटे की तरह पालती हैं और उनका खुद का भी बेटा होता है। महिम उसका नाम है। महिम जो कि पुत्र है कृष्ण दयाल जी का। इसके जो उपन्यास खत्म होता है तो उपन्यास के समाप्ति पर ही गोरा को पता चलता है कि वो जाति से हिंदू नहीं है और ना ही इनकी संतान है। जब उन्हें लगता है कि अब उनका आखिरी समय आ गया तो वो उनको बताते हैं। आइए अब कथानक की बात कर लेते हैं। गोरा जो है उपन्यास है, बहुत ही विशालकाय रचना है। उपन्यास में विनय भूषण का आगमन सबसे पहली घटना इसमें होती है, जो कि एक भिखारी का गीत सुनकर बाहर आता है और घर से यह देखता है कि एक रईस व्यक्ति घोड़ा गाड़ी में किराए की गाड़ी को टक्कर मार दी है और किराए की गाड़ी में एक युवती और एक भद्र पुरुष बैठे हैं। इस पुरुष का नाम परेश चंद्र भट्टाचार्य है और युवती का नाम सुचरिता है। परेश गाड़ी में जो बेहोश हो जाता है उसे देखने के लिए एक डॉक्टर आता है। उसकी फीस विनय ने दी थी। अब रुपए लौटाने आए युवक का नाम सतीश चंद्र मुख्य उपाध्याय है। जब सतीश पैसे देने आता है तो बैठक में एक चित्र दिखाई देता है। उसका वो विनय जो है नाम बताता है गोरा। अभी मैं गोरा की बात कर रही हूँ। गोरा जो है मुख्य पात्र है और पूरी की पूरी घटना जो गोरा के सम्मुख घूमती रहती है। गोरा और विनय हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और विनय और ये मित्र और सहपाठी हैं। गोरा का पूरा नाम गौर मोहन है। जन्म से मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, उनके माता पिता आयरिश थे और मर चुके थे। गोरा का पालन पोषण आनंदमयी ने किया है और कृष्ण दयाल जो है कट्टर हिंदू थे और कई बार तो वो अपने कमरे में बंद हो जाते थे और किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, यानी रूढ़िवादिता को पकड़े हुए थी। उपन्यास के अंत में गोरा का विवाह सुचरिता से और विनय का विवाह ललिता से होता है। पात्रों की मैं बात करती हूँ तो पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि याद रखना ही पाठक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद भी गोरा, विनय, परेश बाबू, हरान बाबू, ललिता, सुचरिता, आनंदमयी और वर्धा सुंदरी जैसे इम्पोर्टेंट पात्र या मुख्य पात्र जो है यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। विनय के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। विनय भूषण चट्टोपाध्याय है। विनय कॉलेज की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका है, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। उसके मन में प्रबल इच्छा है कि वो एक दिन बड़ा कामयाब हो जाए। गोरा का मैंने बता ही दिया कि गोरा जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है वो विनय के साथ मिलकर रहता है। हिंदू हितैषी संस्था उन्होंने बनाई है। गोरा उसका सभापति है और गोरा के आसपास के लोगों के विचार जो है इससे मेल नहीं खाते। वो रंग रूप में बहुत ही गोरा है। उसकी आवाज़ भी इतनी भारी है कि किसी के कान में पड़ते ही
समझ आ जाता है कि कोई अलग ही उसकी पहचान है। हट्टा कट्टा है, सुंदर है, कोमलता 6 फुट का उसका कद है। और ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि पूरा का पूरा उपन्यास इसी के चारों ओर घूमता है। इसके आगे हम इसके चरित्र के बारे में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ हम समीक्षा, पात्र, कथानक या फिर जो वातावरण है सब के बारे में यहाँ जिक्र कर रही हूँ मैं। संवाद योजना की बात, फिर मैं बात करती हूँ आनंदमयी की। आनंदमयी गोरा की माँ पूरे उसमें दिखाई गई है, क्योंकि अंत में पता चलता है कि ये गोरा की माँ नहीं है। इन्होंने यानी वो मदर इंडिया की तरह या भारत की तरह दिखाई गई हैं कि जिस प्रकार भारत माता जो है किसी भी अतिथि को स्वीकार कर लेती हैं, उसी प्रकार से ये स्वतंत्र विचारों की आनंदमयी दिखाई गई हैं। बहुत ही दुबले पतले शरीर की हैं, बहुत लंबे लंबे बाल इनकी हैं। उसकी अवस्था 40 वर्ष से कम की होगी। मुखमंडल पर अत्यंत ही सुंदरता और सतेज बुद्धि उसकी है। रंग सांवला है। गोरा का रंग जो है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। यह इसमें दिखाया गया प्रौढ़ा स्त्रियों की, जिससे पहनावे के रूप में वो अपने ही उसमें अपने परिवार में या अपने समाज में प्रसिद्ध है। वर्धा सुंदरी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि परेश बाबू की पत्नी है और रेशमी साड़ी पहनती हैं और सजावटी रहती हैं और सुचरिता को पसंद नहीं करती हैं। अब बात करते हैं, मैंने मुख्य मुख्य पात्रों के बारे में आपको बता दिया है। संवाद योजना विभिन्न पात्रों के माध्यम से होने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। संवादों के माध्यम से रचना में यानी रचना जो है अधिक गतिशील हो जाती है। इन संवादों के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर जी पूरी योजनाबद्ध तरीके से अपनी पात्रानुकूल, रोचक, सरल, संक्षिप्त कथा को गति देने वाले नाटकीय पात्रों का गठन करते हैं। और ये संवाद जो हैं, जैसे महिम, क्यों तुम्हारी क्या राय है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है। महिम कहता है गोरा राजी हो गया है, विनय भी राजी है, तब टिकेगा क्यों नहीं, जब जरूरी है तो तुम्हारी राय में विनय नहीं हारेगा, यह मैं जानता हूँ। आनंदमयी कहती है मैं विनय को तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ। महिम कहता है गोरा से अधिक। आनंदमयी फिर कहती है हाँ, गोरा से भी अधिक जानती हूँ, इसलिए सब तरफ से सोच कर ही मैं ये राय बता रही हूँ। महिम, अच्छा गोरा वापस आ गया, इस प्रकार के वाक्य इसके अंदर बताए गए हैं। वातावरण की बात कर लेते हैं। वातावरण उपन्यास को पढ़ करके आपको उस समय की परिस्थितियों का आभास हो तो वो वातावरण के माध्यम से जान पड़ते हैं। तो इस उपन्यास में ऐसे माहौल को महसूस करवाया जाता है। वातावरण में बड़ी सजीवता के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है। ऐसा लगने लगता है कि पूरा की पूरी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। भाषा शैली की अगर मैं बात करूं, इस उपन्यास में जो भाषा अनुदित हिंदी भाषा है, संस्कृत शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग दिखाई देता है, कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है। वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं और यथानुसार बड़े बड़े भी दिखाई देते हैं। वर्णनात्मक शैली और लेखक को जैसी जैसी शैली की ज़रूरत पड़ी है वैसी वैसी शैली का प्रयोग वो करता गया है। उपन्यास का उद्देश्य की बात करें तो इस उपन्यास का उद्देश्य उस समय बंगाल में चल रहे ब्रह्म समाज और हिंदू धर्म, जो कि भेद है, उसके दोनों में बहुत भेद है और उसमें कुछ समानताएं भी है। दोनों एक दूसरे को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो यह ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय जी हैं और उस समय ब्रह्म समाज में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता था। किसी भी जाति का व्यक्ति ब्रह्म समाज में ऐसे ही सम्मिलित नहीं होता था और वो उच्च जाति वाले से विवाह करके भी उसमें शामिल हो सकता था। तो ये इस समय
ब्रह्म समाज के लोग हिंदुओं को अछूत मानते थे और हिंदुओं के यहाँ खाना भी नहीं खाते थे। हिंदुओं का कोई भी उनसे संबंध नहीं रखना चाहता था। लीला विनय और ललिता का विवाह भी इसी समाज में छूत अछूत के भेदभाव को दर्शाता है। जब गोरा को अपने जन्म के बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल टूट जाता है। वो समझता है समाज के लिए इस समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस हिंदू धर्म के लिए वो इतना कुछ करता रहा है, वाद विवाद करता रहा है, उसके लिए इतने दिन तक वो कट्टर हिंदू बना रहा है, अब वो टूटता है। और वो सुचरिता जिससे मन ही मन वो पहले से ही प्रेम करता था, अब उसने सुचरिता जो उससे भी प्रेम करती थी उसका हाथ थाम लेता है और समाज सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। उपन्यास का निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि गोरा उपन्यास उचित प्रकार से सभी तत्वों का इसमें समावेश किया गया है। यह 19वीं और 20वीं शताब्दी में सर्वोपरि उसकी सामाजिक चिंताओं और अतीत में सर्वोपरि रहा है। लेकिन अपने दौर को आकार देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अतीत की बजाय भविष्य को भी की भी लिस्ट तैयार की है। समाज के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का नज़रिया बिल्कुल अलग था और रविंद्रनाथ टैगोर ने समाज में बदलाव लाने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने समाज में घटित घटनाओं का यथार्थ वर्णन किया है और लोगों को जागरूक भी किया है। गोरा उपन्यास में जाति पाति का भेदभाव भी दिखाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये श्रेष्ठ उपन्यास है और सभी तत्वों का निर्वहन इसके अंदर किया गया है। इस उपन्यास में अंग्रेजी शासन में भारत और उसकी राष्ट्रीय चेतना का औपनिवेशिक महाकाव्य हम इसको कह सकते हैं। यह काव्य इस कालखंड की रचना है जिसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव में आकर राष्ट्रीय चेतना से लोग कट से गए थे। इसमें मैं अगर चरित्रों की बात करूं तो मैं यहाँ पर गोरा के चरित्र पर आपको कुछ मुख्य बिंदु बताना चाहूँगी कि गोरा का पूरा नाम गोरा मोहन है। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। और गोरा का चरित्र का परिचय अगर दे तो वो बहुत ही सुंदर 6 फुट का लंबा, मोटी और गंभीर आवाज़ का है। उसका शरीर जो है गठीला है। उसके माता पिता जो कृष्ण दयाल जी और आनंदमयी का वो पुत्र नहीं था, वो उसको अंत में पता चलता है। अत्याचार न सहने वाला है। अत्याचार कितना भी बड़ा आदमी कर रहा हो, अत्याचार से पीड़ित चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो, तो गोरा अत्याचार करने वाले का विरोध करता है, उसे अमानवीय बताता है। बहुत बार वो इस चीज़ के लिए खड़ा भी हो जाता है। गोरा जो है कई बार इस उपन्यास में दिखाया गया है। दिखावटी भक्ति के लिए भी उसके मन में अश्रद्धा है। वो परेश बाबू का भी चरित्र इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है। वो उनसे प्रभावित अंत में उससे प्रभावित होते हैं कि वो किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं देते। हालांकि वो ब्रह्म समाज को मानने वाले थे, लेकिन उनका चरित्र उनको बहुत ही पसंद आता है। सुचरिता भी मन मन में वो प्रेम करता है, यानी दब्बू सा उसका प्रेम के प्रति थोड़ा दब्बूपन दिखाई देता है। निर्बल का सहारा बनता था। गोरा सदा निर्बल की सहायता करता था। एक बार एक बूढ़ा मुसलमान सिर पर टोकरी में फल, तरकारी, अंडे बेच रहा है तो वो उसकी मदद करता है। अत्याचार के लिए दबने वाला नहीं है। वो हमेशा से ही अत्याचार का विरोध करता आया है और अत्याचार के लिए खड़ा हो जाता है। सच्चा सिद्धांतवादी है वो। पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, वो कट्टर हिंदू के रूप में उसने निर्वाह किया है, लेकिन अपने सिद्धांत पर रुकने वाला है। वह दूसरों को दुखी देखकर स्वयं सुख में रहना उचित नहीं मानता है। अत्याचार चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, वो उसको कभी सहन नहीं करता है, हमेशा उसका विरोध करता है। इस कारण वो हमेशा विपत्तियों में भी हंसकर उसे सहन करता है। ये मुख्य पात्र थे। मैं आपको बता ही चुकी हूँ। स्त्री पात्रों में आनंदमयी का और जो मुख्य आनंदमयी के द्वारा उभारना चाहा है भारत माता को, और दूसरा मुख्य
पात्र जो है परेश बाबू, मैं आपको अच्छा बताना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा का पूरा गोरा उपन्यास अच्छे से समझ आया होगा। अब जो प्रश्नोत्तरी का समय है, गोरा के जो असली माँ बाप थे वो किस देश के रहने वाले थे। बार बार मैंने इसमें बताया है, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो बहुत ही अच्छे से आप जवाब दे पाओगे। ये बच्चों के बनाए हुए असाइनमेंट है और असाइनमेंट से ही मैंने इस टॉपिक को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।